चैप्टर नंबर 6, सब म्यूट हो जाइए। कितने बंदे आए आज? अभी तो 5 ही हैं, चलो कोई नहीं। हमने कल आपको ये पढ़ा दिया था, द पोर्टर्स फाइव मॉडल। अभी क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? आज हमें पढ़ाना है पेस्टल एनालिसिस। अब जैसे पोर्टर का 5 मॉडल था, एक बंदे ने पेस्टल का एनालिसिस दिया, वो भी समझ लेते हैं क्या है। ये बोलता है, देखो पोर्टल ने बताया सर बिल्कुल माइक्रो लेवल पे क्या, नए बंदे तो नहीं आ सकते, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कैसी है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर कैसी है, थ्रीट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट कैसे है, इंडस्ट्री राइवलरी तो ज्यादा नहीं है, कंपटीशन तो ज्यादा नहीं है। पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन पांचों पॉइंट ना माइक्रो लेवल पे थे, किसी एक कंपनी से रिलेटेड थे। तो पेस्टल एनालिसिस जो था वो मैक्रो लेवल पे था। मैक्रो मतलब इसमें पूरा इंडस्ट्री का एनालिसिस था ये। तो पेस्टल एनालिसिस में पूरी इंडस्ट्री का एनालिसिस है, और जो पोर्टर है ना वो किसी कंपनी का एनालिसिस है। तो हमारे एक चैप्टर का नाम है इंडस्ट्री एनालिसिस, तो मैं पेस्टल भी पढ़ा रहा हूं आपको। पेस्टल एनालिसिस क्या बोलता है? ये बोलता है 5 चीजें। क्या? पहली बोलता है ये पॉलिटिकल, दूसरी बोलता है इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल। क्या है इनके बारे में बताता हूँ। पहला है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, टैक्सेशन कैसा है और रेगुलेशंस कैसी है। फिर वो आपके बिजनेस पे इफेक्ट तो नहीं करती। अब मान लीजिए आप विंड एनर्जी बना रहे हो, अब विंड एनर्जी की पॉलिसी तो गवर्नमेंट बना ही नहीं रही है, वो तो सोलर पे लगी हुई है। तो अगर आप सोलर का बिजनेस कर रहे हो तो इंडिया में बहुत बड़ा चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाह रही है। लेकिन आप विंड एनर्जी का करोगे तो गवर्नमेंट चाह ही नहीं रही, उसका काम हो, इसलिए वो उसमें नहीं चलेगा। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी चेक कर लेना कि क्या आपके बिजनेस के लिए फेवरेबल है या नहीं। दूसरा सोशल एनवायरनमेंट। आपको पता है जापान में बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे, सबको पता है ये बात। चलिए मैं बताता हूँ। अभी क्या लाइफ चल रही है हमारी इंडिया की। इंडिया में अभी वो वाली लाइफ चल रही है कि माँ बाप रिश्ता तय करेंगे, अरेंज मैरिज होगी। 50% अभी उस पर है हम। लेकिन आने वाले 20 सालों में अरेंज मैरिजेस तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अरेंज मैरिजेस तो होना ही बंद हो जाएंगी इंडिया में भी। बाकी देशों में तो खत्म हो चुकी है, जापान, चाइना, अमेरिका, इन सब में अरेंज मैरिजेस अब नहीं होती हैं। ठीक है। और अभी अगले आने वाले 10 से 15 साल में जिन देशों में हो रही है उनमें भी खत्म हो जाएगी। अरेंज मैरिजेस तो बंद हो जाएंगी। और कुछ देशों में तो मैरिजेस ही बंद हो चुकी है। कुछ देशों में क्या, लगभग ज्यादा बड़े देश जितने भी हैं, जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, वहां मैरिजेस ही नहीं हो रही हैं। वहां पर तो सब अपने काम में बिजी हैं, लड़के भी लड़कियां भी लिव इन में रहते हैं, छूट जाते हैं, शादी ही नहीं करते। जापान में तो सरकार पैसे दे रही है कि भैया बच्चे पैदा करो, लोग शादी ही नहीं कर रहे हैं, लिव इन में रहते हैं लेकिन बच्चे नहीं करेंगे, और अपना बुढ़े हो के मर जाते हैं, कहते हैं अपनी लाइफ जियो, हमें चक्कर में नहीं पड़ना इन चीजों के। तो ये सब आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, सब जगह आएगा, ये इंडिया में भी आ जाएगा आने वाले 20 आने वाला है। तो आपको डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट भी देखना है। अब मान लो किसी देश में बच्चे ही बंद हो गए होने, बच्चे है ही नहीं, अब वहां टॉफियां थोड़ी बच्चों को बैठ के आप। अब आप जापान में जाके टॉफियों की फैक्ट्री लगा दोगे तो चलेगी ही नहीं, क्योंकि जापान में बच्चे है ही नहीं, बहुत कम हो गए हैं। सरकार वहां की कह रही है बच्चे पैदा करो, हम पैसे देंगे उल्टा। समझ रहे हैं? तो आपको ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट भी देखना है। अब जैसे जापान में बूढ़ों की संख्या भी कम है, ज्यादातर आबादी जो है वो यंग है, ना तो वहां बच्चे हैं। बूढ़े वहां पर है लेकिन वो बूढ़ों की तरह नहीं करते, मतलब वो कमजोर नहीं है। तो जापान में लाठी भी नहीं बिकती, बहुत कम बिकती है। समझ रहे हो? और वहां पर जो है मतलब, और वहां पर ना क्या कहते हैं, भूकंप बहुत ज्यादा आता है। तो वहां पर टेम्परेरी घर बनाए जाते हैं। टेम्परेरी घर बनाने की वजह से तो वहां पर जो है जो चीजें एक बढ़िया उसमें लगानी चाहिए वो सब टेम्परेरी घर बनाए जाते हैं। हाँ जी, सूर्यवंशी जी, क्वेरी बोलिए। ऐसी जगह में फिर नेस्ले के प्रोडक्ट भी नहीं बिकेंगे। नेस्ले के प्रोडक्ट क्या है? बच्चों के वो आते हैं सिर्फ दूध वगैरह, हाँ, बहुत बच्चों सारे का कोई भी सेरेलैक प्रोडक्ट और ये। कम बिक, बिल्कुल बच्चों का कोई भी प्रोडक्ट होगा वो कम बिकेगा, है ना। लेकिन मैगी दबा के बिकेगी, मैगी तो यंग्स खाते हैं, यंगस्टर्स खाते हैं। तो और वैसे भी जापान और चाइना में नूडल्स मेन डिश है, लेकिन वहां पर फिर वो मैगी नहीं खाएंगे, वो तो स्पेसिफिकली नूडल ही खाते हैं। बना के अपने घर में ही नूडल भी अपने घर में बना लेते हैं, क्योंकि उनको तीनों टाइम यही खाना है। जैसे हमारे घर में रोटी बनती है ना घर के अंदर, उनके घर में घर के अंदर नूडल बनते हैं, मतलब वो नूडल बनाने का काम भी घर में ही करते हैं। हर घर में वहां पर नूडल बनाने की मशीन है। नूडल अपने घर में बनाए जाते हैं, उनके अलग अलग टाइप के बनते हैं। हमें तो एक ही नूडल पता है बस, मैदे का फिक्स,
है ना, लंबे लंबे चाउमीन बन जाते हैं, हमें तो यही पता है। वो उस नूडल के अंदर मिर्ची भी डाल लेते हैं, नमक भी डाल लेते हैं, उसी के अंदर अदरक डाल लिया मैदे के अंदर, फिर नूडल बनाया। वो फ्लेवर्ड नूडल बनाते हैं अपने घर में, जिसको जैसा पसंद है। किसी को पतला पसंद है, किसी को मोटा पसंद है, जैसा उनका मन करे वो वैसा बनाते हैं, क्योंकि वहां की तो मेन डिश है नूडल्स, चाइना और जापान की। तो ये चीज मैं समझा रहा था। तो आपको वहां का डेमोग्राफिकल एनवायरनमेंट भी देखना है, वहां की डेमोग्राफी कैसी है। अगर वहां की डेमोग्राफी में बच्चे ज्यादा हैं तो बच्चों वाली चीज ज्यादा बिकेगी। अगर तो ये भी आपको चीज देखने किसने बताया, पेस्टल एनालिसिस ने। तो सेकंड कौन सा था, सोशल। सोशल का मतलब वहां की डेमोग्राफिक्स कैसी है, लाइफ स्टाइल कैसा है। अब मान लो वहां के लाइफ स्टाइल ये है कि हम तो जीन्स पहनेंगे, तो वहां पर घाघरा चोली बनाओगे तो बिकेगी ही नहीं। अब आप अमेरिका में जाके घाघरा चोली या साड़ी बेचने लगो तो बिकेगी कोई, नहीं बिकेगी। लेकिन इंडिया में साड़ी बेचो भाई साहब, देखो ये वेस्टर्न से ज्यादा यहाँ साड़ियों की दुकानें हैं इंडिया में। किसी भी देश में, किसी भी शहर में चले जाओ, साड़ी की एक अलग ही मार्केट है इंडिया में। लेकिन सिर्फ इंडिया में ही है, और कहीं नहीं है। अमेरिका से लोग इंडिया घूमने आते हैं तो यहाँ से एक साड़ी लेके चले जाते हैं, फिर कहते हैं हमें पहनना सिखा दो, और फिर उसकी एक फोटो खींच के डालते हैं हमने साड़ी पहननी। और भाई साहब अमेरिका वाले पागल हो जाते हैं, क्या गजब लग रही थी आप, है ना, यू आर सो फैंटास्टिक इन साड़ी, ये और वो और वो। हमारे लिए नॉर्मल है, गांव में चले जाओ भाई साहब, साड़ी के अलावा कुछ और पहनने नहीं दिखेगी कोई, ठीक है ना। तो जैसा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट होगा वही चीज बेचोगे। अगर आपको साड़ी बेचनी है तो इंडिया में बेचनी पड़ेगी, लेकिन आपको ड्रेसेस बेचनी है तो अमेरिका जाओ, चाइना जाओ, भूटान जाओ, सब जगह बिकेगी, ठीक है। अगर आपको कैप बेचनी है तो वो जापान में ज्यादा बिकेगी, जापान वाले सब कैप यूज करते हैं। इंडिया में भी बिकने लगी है, कम बिकेगी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ फैशन के तौर पे बिकती है। जापान में तो बिकती ही बिकती है, सभी पहनते हैं, है ना। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट भी चेक कर लेना कि आपके बिजनेस के लिए अच्छा है या नहीं है। जैसे एक और चीज बता देता हूं, छाता। छाता जो है, जहां पर बारिश होती ही नहीं है, क्या वहां पर छाता बिकेगा। अब अगर आप राजस्थान में जाके छाता बेचने लगोगे तो क्या बिकेगा, नहीं बिकेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में आके बेचोगे, बॉम्बे में बेचोगे तो बिक जाएगा, ज्यादा बिकेगा, वहां बारिश ही होती रहती है। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट चेक करके ही आपको डिसीजन लेना होता है मैंने किस चीज का काम करना है। हर चीज हर जगह पर नहीं बिकेगी। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। तो इसने बताया सर पॉलिटिकल देख लेना, इकोनॉमिक देख लेना, इन्फ्लेशन कैसी है, इंटरेस्ट रेट कैसे हैं, और इकोनॉमिक साइकिल कैसी है। सोशल डेमोग्राफिक देख लेना, लाइफ स्टाइल देख लेना कैसा है, और कल्चरल ट्रेंड देख लेना, भाई क्या पहना जाता है वहां पे। टेक्नोलॉजी देख लेना, इनोवेशन होती है क्या वहां पे, ऑटोमेशन, R&D, एडवांसमेंट। मान लो कोई चीज में इनोवेशन बार बार हो रही है, मान लीजिए कोई चीज का आपने काम किया, जैसे मान लीजिए आपने लैपटॉप बेचना शुरू करे। अब आपने क्या करा, कंपनी कह रही थी जी 1 लाख पीस खरीदने में आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा, आप 1 लाख पीस खरीद के बैठ गए। अब 1 लाख पीस बेचने में तो टाइम लगता है, 2 महीने में नई जनरेशन आ गई लैपटॉप की, तो क्या आपके पुराने लैपटॉप बिक जाएंगे, नहीं बिकेंगे ना। तो जिस प्रोडक्ट में इनोवेशन बार बार होती है तो उसका ज्यादा स्टॉक नहीं लेना है। जैसे सोलर पैनल, सोलर पैनल में हर 6 महीने में कुछ ना कुछ नया आ रहा है, तो उसका ज्यादा स्टॉक नहीं लेना है। 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक का ले लो, एक सीजन तक का, भाई इसी सीजन में बिक जाए, अगले महीने का फिर अगली बार लेंगे। क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया था अभी 1 साल पहले, तब 500 वाट आता था, फिर 550 वाट आ गया, फिर 580 वाट आ गया, अब 615 और 620 भी आ गया। और 615 620 मैं बेच रहा हूँ, मार्केट में 730 भी आ चुका है। लेकिन पहले मैं 620 तो खत्म कर लूं अपना, जब 620 खत्म हो जाएगा तो 730 लेंगे। जी सूर्यवंशी जी, क्वेरी बोलिए। सर एक अल्पेक्स सोलर करके एक कंपनी है नोएडा, कैसे कंपनी है सर उसका, तो बहुत मतलब वो मल्टी वगैरह स्टॉक टाइप लग रहा है मेरे को। देखो छोटी कंपनी है और सोलर में बहुत मोटा प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर कंपनी के पास ऑर्डर है तो बढ़ जाएगी, फिर बड़ी बन जाएगी, ऑर्डर नहीं है तो खत्म हो जाएगी। सोलर में कोई भी कंपनी काम कर रही है उसके प्रॉफिट तो मल्टीबैगर होने ही है ना। अब देखो सोलर का काम आप भी कोई करना शुरू कर दोगे ना, सोलर इतना बढ़िया काम है कि बस आपके पास ऑर्डर आना चाहिए, प्रॉफिट बड़ा मोटा है। बस जिसके पास ऑर्डर है वो उसका प्रॉफिट बढ़िया ही आएगा। तो एल्प्रेक्स पे भी अगर ऑर्डर है तो अच्छी है कंपनी, अगर ऑर्डर नहीं आए उसके पास तो फिर कुछ नहीं है। भाई सेल तो चाहिए ही ना, सोलर के काम में बस सेल होनी चाहिए, प्रॉफिट तो है ही बढ़िया, कंपटीशन ज्यादा है नहीं, डिमांड मार्केट में बहुत है, ऑर्डर इकट्ठे करने हैं बस। सबसे बड़ी दिक्कत एल्पेक्स का ये आएगी कि उस कंपनी को कोई जानता नहीं है, तो उस कंपनी ऑर्डर कैसे लेगी। अब वो कॉमर्शियल में अगर काम कर रही है तो ऑर्डर मिल जाएंगे, रेजिडेंशियल में नहीं मिल पाएंगे। कॉमर्शियल वाले ये नहीं देखते कौन सी कंपनी, कॉमर्शियल वाले तो कहते हैं भैया बस सस्ता पड़ना चाहिए, दे दो।
तो वहां तो कोई सी भी कंपनी चल जाती है और बड़े लेवल के प्रोजेक्ट होते हैं कॉमर्शियल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीगल एनवायरनमेंट भी चेक कर लेना। हो सकता है जिस चीज में आप काम कर रहे हो, पहले सस्टेनेबिलिटी कंसर्न एनवायरमेंटल देख लेना, जो चीज का आप काम कर रहे हो वहां चल भी जाएगी, एनवायरमेंटल लॉज के हिसाब से भी ठीक है ना, ये सब चीजें चेक कर लेना। लीगल कंप्लायंस चेक कर लेना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चेक कर लेना और लीगल फ्रेवर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब कॉपीराइट वगैरह तो किसी और का नहीं है, वो आइटम आप बेच सकते हो, अगर बेच सकते हो तो सब चीज चेक करने के बाद ही काम शुरू करना, ये बोलता है पेस्टल एनालिसिस। अब पेपर में क्वेश्चन आएंगे कि बताइए कॉपीराइट चेक करना है, किसने बताया, पेस्टल ने कि पोर्टर ने। तो आपको ये पांचों छह की हेडिंग याद होनी चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे कि कॉपीराइट वाली बात पेस्टल ने बताई थी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपको ये हेडिंग्स लर्न करनी है, पोर्टर्स की भी और पेस्टल की भी। एक और मेन पॉइंट, पोर्टर जो स्पेसिफिकली बोलता है वो बोलता है एक माइक्रो लेवल पे, एक कंपनी के लेवल पे कि इस कंपनी की ये चीज चेक कर लो, और पेस्टल जो बोलता है वो बोलता है मैक्रो लेवल पे कि पूरी इंडस्ट्री की ये चीज चेक कर लो। तो पेपर में ये भी आ सकता है कि पेस्टल कैसी बात करता है, माइक्रो या मैक्रो, तो आप आंसर दोगे मैक्रो, और पोर्टर माइक्रो करता है, वो इंडस्ट्री की जगह कंपनी के बारे में बात करता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वॉट एनालिसिस। इसकी फुल फॉर्म ही है एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी और टी से थ्रेट। ये चार चीजें बताता है कंपनी की, और ये भी माइक्रो लेवल पे, कंपनी लेवल पे बात करता है, इंडस्ट्री लेवल पर नहीं करता है। क्या बोलता है ये, कि जब भी कोई कंपनी स्टार्ट करो आप उसके इंटरनल फैक्टर गिविंग द कंपनी एन एज, एक तो ये चेक करो कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, और स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं, ऐसी चीज जो आपके पास है और के पास नहीं है। तो कंपनी के फैक्टर विच गिविंग द कंपनी एन एज, एज मतलब यूएसपी, यूनिकनेस, आपके पास कंपनी के पास ऐसा क्या है जो औरों के पास नहीं है। जैसे नेस्ले बोलती है हमारे पास है विश्वास, हम पुरानी कंपनी है और हमारे सारे प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के हैं, तो लोगों का विश्वास है हमारे पास। यही कारण है कि उसकी मैगी, उसके नूडल ज्यादा रेट में बिकते हैं, और जो आईटीसी जो अभी नई नई शुरू हुई है उसके नूडल कम रेट में बिकते हैं। ये तो होगी उसकी स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है, वीकनेस इंटरनल लिमिटेशन क्या है, इंटरनल लिमिटेशन ये है नेस्ले जैसी कंपनी की कि वो खाने पीने की चीजों में ट्रेडिंग करते हैं जिसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, उसे अपना जो टर्नओवर रेशियो है वो ज्यादा रखना पड़ता है जिससे कि उसके एक्सपायर ना हो चीजें, और माल उसको उधार बेचना पड़ता है मार्केट में, क्योंकि वो एक महीने डेढ़ महीने की पेमेंट पे ही बेचते हैं, तो इस वजह से इसके डेटर्स भी ज्यादा हैं। ये उसकी लिमिटेशन है, और ये माल कभी भी कैश में बिक नहीं पाएगा, और ये माल का टर्नओवर हमें ज्यादा ही रखना पड़ेगा वरना एक्सपायर हो जाता है। तो ये इस काम की लिमिटेशन है। अगर आप खाने पीने का काम करोगे तो ये लिमिटेशन होती है, एक तो एक्सपायर होता है, दूसरा ये उधार में बिकता है। कौन कौन, किसी को कोई क्वेरी हो इसमें, समझ में ना आया हो तो बोलिए यहां तक। सर नेस्ले उधार में कैसे देता है? ये तो इनके बल्क में ऑर्डर्स आते हैं और वो सप्लायर्स को दे देते हैं, फिर बाकी बाद जो रिटेल पब्लिक है। नहीं बताता हूँ। नेस्ले कंपनी से बल्क में ट्रक का ट्रक निकला और यूपी के डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया उन्होंने, और यूपी का डिस्ट्रीब्यूटर काम है पूरे यूपी में डिस्ट्रीब्यूट करना। अब उसने जो ऑर्डर दिया, मान लीजिए 2 करोड़ का दिया, तो कौन सा वो 2 करोड़ कैश देता है, वो कंपनी से लेटर ऑफ क्रेडिट लेता है जी मैं इसकी पेमेंट 60 दिन में कर दूंगा। ठीक है, तो 2 करोड़ का माल उसने उठा लिया, उसका बिके या ना बिके, उसने 2 महीने बाद का चेक दे दिया, 2 महीने बाद कंपनी उसे कैश करा ली, उसे 2 महीने का क्रेडिट मिल गया। ठीक, अब उसे वो 2 महीने के अंदर अंदर माल निपटाना है, वरना फिर पैसे उसकी जेब से जाएंगे। अब जब वो आगे बेचता है, वो क्या करता है, उसने पूरे यूपी का कॉन्ट्रैक्ट लिया, फिर सहारनपुर का अलग डिस्ट्रीब्यूटर है, मुजफ्फरनगर का अलग, मेरठ का अलग, गाजियाबाद का अलग, पटना का, वो पटना तो हमारे यूपी में ही नहीं, वो क्या कहते हैं मथुरा का अलग है ना, लखनऊ का अलग, सारे शहरों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ा। अब 2 करोड़ के माल को उन्होंने सबको 10-10 लाख का माल भेज दिया। मान लीजिए उसके पास 20 डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो उन्हें 10-10 लाख का माल सबको भेज दिया। वो क्या कैश देते हैं, वो उन्हें कहता है भैया तुम भी मुझे 60 दिन में पेमेंट दे देना। तो अब उसके पास 60 दिन का क्रेडिट आया, और उसने 10-15 दिन के अंदर अंदर वो माल आगे भेज दिया, और उसने भी 60 दिन का क्रेडिट दिया। इसका मतलब आज से 60 दिन बाद जब वो पेमेंट करेगा तो अपनी जेब से करेगा, लेकिन उसके 10-15 दिन के बाद उसके पास पेमेंट आनी शुरू हो जाएगी, उसके नहीं, उसकी जेब से सिर्फ 15 दिन की पेमेंट लगी, तो 60 दिन का क्रेडिट उसे मिला। मान लीजिए उसने आगे 55 दिन का दे दिया, तो 55 दिन में 10-15 दिन की पेमेंट उसने अपने पास ले ली, बाकी उसी मार्केट में से आ गई। अब जिन लोगों ने 10 लाख का माल खरीदा है, वो अपने नीचे सहारनपुर वाला डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, सहारनपुर में भी 10 डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा कि भाई ठीक है तू नॉर्थ का है, तू वेस्ट का है, तू ईस्ट का है, तू सेंट्रल का है, 4-5-7 डिस्ट्रीब्यूटर बना के वो 2-2 लाख का माल सबको देगा, और उनको भी 30 दिन या 40 दिन का क्रेडिट देगा। ऐसे ही करते 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 उनके थोड़े मार्जिन होंगे। नेस्ले कंपनी ने मान लो मेन डिस्ट्रीब्यूटर को 15% का डिस्काउंट दिया था, उसने आगे वाले को 12% का दे दिया, 3% बहुत होता है,
क्योंकि उसने अपनी जेब से पैसा भी नहीं लगाया, उसे 60 दिन का पीछे से क्रेडिट मिला, वही क्रेडिट उसने आगे दे दिया, उसे 3% भी बच गया तो बहुत है, उसने बेच भी तो 1 महीने में 20 करोड़ का माल दिया, तो 20 करोड़ पे 3% भी 6 लाख होता है, तो बहुत है। तो भैया ऐसे करके उसने जो 12% दिया, 12 वाले ने आगे 10 दे दिया और 10 वाले ने आगे 8% पे दे दिया। ये 8% किसको मिलेगा? रिटेलर को। रिटेलर कैश में खरीदता है, रिटेलर को जो उधार मिलता है वो मिलता है 7 दिन का, एक तरह से वो कैश ही है। तो रिटेलर के पास क्या आएगा, वो उसने वो थोड़ा थोड़ा माल लेता है, वो कहता है अच्छा भैया ऐसा कर 20 पैकेट मुझे मैगी दे दे, अच्छा एक ये दे दे, एक वो दे दे, ऐसे करके 10,000 का माल बना, पिछले हफ्ते वाली पेमेंट कर देगा, अगले हफ्ते की रोक लेगा, फिर अगले हफ्ते फिर आएगा भैया 20 पैकेट मैगी की और दे दे, ये दे दे, तो 10,000 का फिर माल बना, पिछले वाले 10,000 दे देगा, अगले वाले रोक लेगा, मतलब उसे 7 दिन का उधार है, उसे तो हम कैश ही गिनते हैं, 7 दिन का उधार को उधार थोड़ी होता है, तो वो तो कैश ही गिनते हैं, लेकिन फिर उसे 7% 8% का मार्जिन मिलता है, क्योंकि उसे एक एक पीस करके बेचना है। सबसे ज्यादा मार्जिन ही रिटेलर का होता है, बाकी होलसेलर के 2-2-3-3% के मार्जिन होते हैं, लेकिन क्या उनको टेंशन नहीं है एक एक पीस करके नहीं बेचना, उन्होंने तो पूरी पूरी पेटी उठा के उसके सिर पे रख दी। एक्सपायर होएगा तो किसका होगा? रिटेलर का। उनका एक्सपायर भी नहीं होता है, वो तो उठा के पूरा बेच ही देते हैं, लेकिन उनके मार्जिन 2 से 3% के होते हैं, ठीक है। किसी किसी कंपनी में ज्यादा भी होते हैं, यही कारण है कि वो बड़ी कंपनियों का माल नहीं बेचना चाहता है, अनमोल कंपनी का मिलेगा। आप किसी दुकान पर चले जाओ, आप मांगोगे प्रिया गोल्ड का, अनमोल का निकाल के दे देगा, क्योंकि प्रिया गोल्ड वाले 8% का मार्जिन देते हैं और अनमोल वाले 15% का देते हैं, सेम है बिल्कुल, खाने में सेम है। आप प्रिया गोल्ड का बिस्किट खा लो या अनमोल का खा लो, बिल्कुल सेम है, लेकिन दुकानदार क्या कहेगा, भैया अनमोल ले लो, अनमोल ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसे 15% का मार्जिन मिल रहा है। प्रिया गोल्ड में, नेस्ले में या ईपी में या आईटीसी में 8% का मिल रहा है, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? मतलब ऐसी चीज जो औरों के पास नहीं है उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है? इंटरनल लिमिटेशन क्या है आपकी, कि सर मेरी इस तरह की काम कर रहा हूं, उसकी जो एक्सपायरी है, ये सब। अपॉर्चुनिटी क्या है? ऐसी चीज जो आप चाहते हो, आपके पास कोई ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से आप कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। जैसे सर मेरी कंपनी पे कोई लोन ही नहीं है, ये आपका क्या है? अपॉर्चुनिटी है आपकी, कि मेरी कंपनी पे अभी लोन नहीं है, अगर मैं अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना चाहूँ तो बड़े आराम से कर सकता हूँ, लोन ले लूंगा। लेकिन दूसरी कंपनी के पास, जिसके पास लोन है, वो तो बेचारा चाह के भी एक्सपेंड नहीं कर सकता, उसके पहले से ही लोन है उसके ऊपर, और लोन मिलेगा ही नहीं उसे। तो उस कंपनी के लिए उसकी वीकनेस हो गई है, और आपकी कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी हो गई कि आप चाहो तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो, और आप इसमें लोन लेकर एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा और अपॉर्चुनिटी क्या होती है? एक कंपनी ने पहले से ही बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया, मतलब अगर वो चीनी बेच रही है तो उसके पास गन्ने के खेत भी है, आपके पास नहीं थे, आप ट्रेडिंग कर रहे थे, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, सर मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके अपने मार्जिन बढ़ा सकता हूँ, मेरे पास गन्नों के खेत नहीं है, मैं चाहूं तो गन्ने के खेत खरीद के उससे चीनी बनाऊं अपने आप, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। या अपवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, सर मैं चीनी बना रहा हूं, मैं अपने रिटेल के मार्ट खोल लूंगा और चीनी बेचा करूंगा। या फिर मैं सोलर कंपनी में पैनल बना रहा था, सर अब मैं घरों में जा जाके लगाऊंगा अभी, तो इसे बोलते हैं अपवर्ड इंटीग्रेशन। और अगर आप पिछली वाली आइटम को बनाना शुरू कर दो, उसे बोलते हैं डाउनवर्ड इंटीग्रेशन। दोनों ही कंपनी के लिए फायदेमंद होते हैं, चाहे आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन करो चाहे अपवर्ड इंटीग्रेशन करो, दोनों कंपनी के लिए फायदेमंद है, दोनों से शेयर बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब एक्सटर्नल चैलेंजेस टू मिटिगेट। कुछ चीजें होती है जो आपके लिए नेगेटिव होती है और वो चैलेंजेस है, जैसे सर हमारी इंडस्ट्री में तो कंपटीशन ही बहुत है, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री, उनके लिए थ्रेट्स क्या है? सर उनकी इंडस्ट्री में मार्जिन ही कम है, कंपटीशन बहुत है। तो इस तरह की कुछ चीजें होती है, तो आपको 4 चीजों को एनालिसिस कर लेना चाहिए। क्या क्या? स्वॉट। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, कि आपकी कंपनी की 4 चीजें क्या हैं, और जब चारों चीजों को आप कर लोगे फिर चेक करना चाहिए क्या मुझे इस कंपनी में काम करना है कि नहीं करना है। समझ में आ गया स्वॉट एनालिसिस? पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, और मैंने बैक क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिए हुए इनसे रिलेटेड, कर लोगे तो ये एनालिसिस एकदम समझ में आ जाएगा अपने आप। आगे इंडस्ट्री लाइफ साइकिल स्टेजेस। अब देखो, जब एक इंडस्ट्री में आप काम करते हो ना, उसमें कुछ लाइफ साइकिल स्टेजेस होती है, ये समझना बहुत जरूरी है, किसी को समझ में नहीं आती है। क्या होती है इंडस्ट्री लाइफ साइकिल स्टेजेस? पहला होता है, जब एक इंडस्ट्री काम करती है तो कंपनी में ऐसे शुरू होती है, तो ये एक स्टेज आती है, इसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, कंपनी अभी नई नई बनी है, उसमें आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है, हाई इन्वेस्टमेंट हो जाती है आपकी, और लो कंपटीशन। कंपटीशन भी नहीं होता क्योंकि आप अभी कंपटीशन का पार्ट ही नहीं हो, अभी तो आप नई नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग में होते हो किसी इंडस्ट्री की, मैं बात कर रहा हूँ, किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इंडस्ट्री भी एक इंडस्ट्री भी मार्केट में नई नई आई है। नई नई मतलब जैसे सोलर इंडस्ट्री, सोलर इंडस्ट्री मार्केट में भी नई नई आई, जैसे एआई इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी मार्केट में नई नई आई है, तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं जरा 4 कंपनियां बताओ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही हो, तो आप 4 कंपनी नहीं बता पाओगे, ठीक है,
क्योंकि 2-4 कंपनियां ही काम कर रही हैं बड़े लेवल पे, एक गूगल कर रही है, एक दो और कर रही है, है ना। तो आप बड़े लेवल पे जो कंपनियां एआई में काम कर रही हैं आप नाम नहीं बता पाओगे। अगर मैं आपको कहूँ चलो अच्छा सोलर की 10 कंपनियां बता दो जो बड़े लेवल पे काम करो, तो आप बता नहीं पाओगे, 4 बता पाओगे। अडानी बताओगे, वारी बताओगे, टाटा बताओगे, एक आधी और बता दोगे बस। और कोई बड़ी कंपनी है ही नहीं, मैं तो खुद ही काम करता हूँ, मुझे नहीं पता। 4 बड़ी कंपनियां है और है ही नहीं, और 4 कंपनियों पे इतना ऑर्डर है वो अपना पूरा ही नहीं कर पाती, कंपटीशन है ही नहीं। वारी कहती है भैया मैं तो अपना इसी रेट बेचूंगी, लेना है ले लो, और मैं नहीं बेच रही। अडानी अपना अलग रेट बेच रहा, टाटा अपना, किसी का कोई कंपटीशन नहीं है। सबका अपने अपने रेट पे माल बिक रहा है, जितना मार्जिन होने चाहिए उन्हें मिल रहा है, आराम से बेच रहे हैं, माल है ही नहीं मार्केट में। मैं किसी से कहता हूँ भैया 2 गाड़ी अडानी के पैनल दे, भैया है ही नहीं, पैसे जमा करा दो मंगवा दूंगा, ऐसे बोलता है। किसी के पास है ही नहीं माल ज्यादा, मेरे पास नहीं है। मेरे से आप कह दो पैनल दो, है ही नहीं 400 पैनल मेरे पास, 100 पैनल है मेरे पास भी। ठीक है ना जी, रामू जी बोलिए। सर फिर सर ये जो अडानी है तो उनका सोलर का काम अडानी एंटरप्राइज के अंडर आता है या अडानी अडानी बिलमार या अडानी पोर्ट पोर्ट के अंदर तो अलग हो गए ना? देखो इसका तरीका ये है, बैलेंस शीट उठाओ, एनुअल रिपोर्ट उठाओ, पढ़ो। मेरे हिसाब से अदानी एनर्जी सोल्यूशन के नाम से भी एक कंपनी है, उसमें आता होगा। अडानी है, हाँ है, अडानी ग्रीन है सर शायद वो। अडानी ग्रीन भी एक अलग है, शायद उसमें पैनल का आता होगा। अच्छा अच्छा। सर मेरा भी कई बार मन हुआ है कि मैं अडानी की कंपनी के शेयर खरीद लूं, और मेरा भी कई बार मन हुआ है चेक करूं कि अडानी की कौन सी कंपनी में सोलर पैनल वाला बिजनेस है, लेकिन कभी टाइम ही नहीं लगा, तो मैंने भी उसको रिसर्च की नहीं है। लेकिन अब मैं चेक करके बताऊंगा सर। हाँ, आप रिसर्च करके और एनुअल रिपोर्ट में ढूंढ के मुझे वो स्क्रीनशॉट भी भेजना कि सर ये चीज मैंने देख ली, यहाँ पर मिली है, मुझे वो स्क्रीनशॉट के साथ भेजना कि इस कंपनी में पैनल के अलावा और क्या क्या आता है। क्योंकि अडानी एक काम और कर रही है, अडानी जो है ना एनर्जी भी बेच रही है, मतलब उस वाले बिजनेस में उसे लॉस है। अगर वो भी ग्रीन में आ रहा होगा तो फिर मैं शेयर नहीं लूंगा, क्योंकि सोलर से जितना कमाएगी वो एनर्जी में चला जाएगा। क्योंकि है ना अडानी विंड एनर्जी में भी काम कर रही है, अब अगर विंड एनर्जी भी उसी कंपनी में आ रहा होगा तो मैं नहीं लूंगा फिर, क्योंकि जितना सोलर से कमाएगी विंड एनर्जी में नुकसान कर लेगी। फायदा क्या हुआ? तो पूरा पढ़ के मुझे बताना उस कंपनी में और क्या क्या आ रहा है, सिर्फ सोलर नहीं, सोलर के अलावा भी जो आ रहा है वो भी पढ़ लेना। जी सूर्यवंशी जी बोलिए। सर जब इतने ज्यादा डिमांड है तो ये कंपनी प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रही है? अरे जितनी इनकी कैपेसिटी है प्रोडक्शन कर रही है, और मशीनें लगाएंगी तब करेगी। इनको भी तो पीछे से सेल नहीं मिल पा रहा ना, गवर्नमेंट का अप्रूवल ये है कि इंडिया में बना हुआ सेल यूज करना है, इनको पीछे से सेल नहीं मिल पा रहा। सेल मिलेगा तो पैनल बनेगा। रॉ मटेरियल की कमी है, सेल भी इंडिया में बहुत कम बन रहा है ना। सेल बनाने वाली इंडिया में सिर्फ 3-4 कंपनियां ही हैं, और एक प्रीमियर भी है सर, प्रीमियर भी बनाती है, वो पैनल बनाती है। सेल बनाने वाली 3-4 कंपनियां, एक तो बनाती है सेल अडानी की कंपनी है मुद्रा सेल लिमिटेड है एक कंपनी, और वो शायद अडानी ग्रीन एनर्जी की सब्सिडरी है। एक तो वो बना रही है सेल, एक बना रही है टाटा के भी सेल आते हैं, है ना। एक बना रही है प्रीमियर भी शायद सेल बनाती है, प्रीमियर भी शायद सेल बनाती है। सर ये जो प्रीमियर वगैरह है ना, प्रीमियर इनका ये वो अल्पैक्स इनको सेल जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब एल्पेक्स इनसे ले रहा है या इनको दे रहा है? इन सबको दे रहा है सर। एल्पेक्स भी सेल बना रहा है? हाँ सर, और बड़े बड़े क्लाइंट है एनटीपीसी और ये सब बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है इनके। ले लो इनका शेयर तो फिर बढ़िया। अगर बना रहा है सेल, तो सेल बनाने वाली तो आंख बंद करके कोई सी कंपनी उठा लो, चलेगी चलेगी। ठीक है सर। सेल तो मार्केट में है ही नहीं ना, सेल की तो इतनी शॉर्टेज है। भगवान करे मेरे पास थोड़ा सा पैसा आ जाए तो मैं खुद सेल बनाने की कंपनी खोलने का मन है मेरा, क्योंकि गवर्नमेंट 90% लोन दे देती है इस कंपनी को लगाने के लिए, 10% पैसा आपको अपने पास से लगाना, और सेल की इतनी डिमांड है जो मर्जी बना दो बिक जाएगा, जितना मर्जी बना लो अपने आप बिक जाएगा। एडवांस पेमेंट पे बिकता है। मान लो हमने वारी वाले से कॉन्ट्रैक्ट करा, भैया हम तुझे सेल बना के देंगे, तो वो एडवांस पैसे देता है, ये लो पकड़ो पैसे, सेल बना के मुझे दो जल्दी। पैसे भी वो दे देता है एडवांस, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है सेल वाली कंपनियों को, तो एडवांस में बुकिंग है उनके पास। आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में जब कोई कंपनी नई इंडस्ट्री जब नई आती है उसे बोलते हैं इनिशियल स्टेज, उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। वहां पर इन्वेस्टमेंट हाई हो जाती है, कंपटीशन लेकिन कम होता है, आपके पास सेल की थोड़ी सी दिक्कत आती है, सेल एकदम से नहीं हो पाती, लेकिन प्रॉफिट बढ़िया मिलता है, जितना भी मिलता है उसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। जैसे कि दो इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, एआई इंडस्ट्री और सोलर इंडस्ट्री अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में है।
फिर थोड़े दिन बाद क्या हो जाता है कि इनकी डिमांड बढ़ जाती है, ग्रोथ स्टेज में आ जाती है ये, वहां पर डिमांड इंक्रीज हो रही होती है एंड न्यू एंट्रेंट और नए बंदे आ रहे होते हैं, फिर उसे बोलते हैं हम यहाँ पर आके ग्रोथ स्टेज। यहाँ पर सेल भी बढ़ रही होती है और नए नए बंदे इसमें आने लगते हैं, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्कुल इतने बंदे आ जाते हैं कि बस वो मेच्योरिटी लेवल आ जाता है, उसमें धीरे धीरे क्या होता है कि सेल बढ़ना कम हो जाता है, सेल बहुत तेजी से नहीं बढ़ती और ये उस लेवल पर आ जाती है कि बस अब यहाँ पर बंदे कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं, तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बस बराबर हो जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है, इसे बोलते हैं मेच्योरिटी स्टेज। इसमें मार्केट सैचुरेशन हो जाता है, मतलब अब इसमें डिमांड नहीं इतनी आती, ग्रोथ कम हो जाती है, स्टेबल प्रॉफिट हो जाता है, ना तो प्रॉफिट बढ़ते हैं ना घटते हैं, और इतना कंपटीशन हो जाता है कि मतलब एक फिक्स रेट पे हम काम करना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं ना तू मेरे से लड़ना मैं तेरे से लड़ूंगा, एक फिक्स मार्जिन पे सब काम करते हैं। लेकिन फिर कुछ के बाद कुछ ज्यादा ही बंदा आ जाता है और वो रेट तोड़ने मार्केट में शुरू कर देते हैं, और मैच्योरिटी लेवल के बाद मार्केट में एक डल लेवल आ जाता है, इसे डिक्लाइनिंग स्टेज बोलते हैं। इसमें कंपटीशन ज्यादा हो जाता है, जो इस टाइम चल रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री का, डिक्लाइनिंग स्टेज आती है, इसमें डिमांड रिड्यूस हो जाती है और एग्जिट ऑफ फर्म्स, फर्म्स बंद होना शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा पहले वोडाफोन आई थी, फिर आपका डोकोमो आई थी, ये सब बंद हो गई है क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन था, छोटी फर्म तो इसे झेल ही नहीं पाई, तो उसी को बोलते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज दो जगह चल रही है इस टाइम, एक तो चल रही है आपकी टेलीकॉम सेक्टर में और एक चल रही है आपकी रिटेल सेक्टर में। रिटेल सेक्टर का मतलब कपड़े की क्लोथिंग मार्केट में डिक्लाइनिंग स्टेज चल रही है। क्लोथ मार्केट, क्लोथ मार्केट मतलब जैसे ट्रेंड अपने शोरूम खोल रहा है, वी मार्ट रिटेल, कंपनी है, इसमें डिक्लाइनिंग स्टेज चल रही है। जी क्वेरी बोलिए। टेक्सटाइल नहीं आएगा सर इसमें? हाँ टेक्सटाइल भी आ जाता है, टेक्सटाइल में इतना ज्यादा कंपटीशन है इस टाइम, इतना ज्यादा कंपटीशन है, टेलीकॉम सेक्टर से ज्यादा कंपटीशन टेक्सटाइल में आ गया है। और टेक्सटाइल सेक्टर क्या अनऑर्गेनाइज्ड है, टेलीकॉम तो फिर भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, चलो बड़े लेवल के प्लेयर है काम कर ही लेंगे, लेकिन जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसमें छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि समझकर काम करते नहीं है ये लोग, तो ये सेक्टर भी इस टाइम थोड़ा सा बर्बाद ही चल रहा है। तो अगर किसी के पास टेलीकॉम सेक्टर या फिर टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर है तो भैया निकल जाओ, बेकार है। शुगर सेक्टर तो पिछले 20 साल से रिसेशन में है, जिसके पास भी आंध्रा शुगर, ये शुगर वो शुगर है, सब बेकार है पिछले 20 साल से। बल्कि इन्हें तो शॉर्ट मार के रखो, जिस मर्जी लेवल पर शॉर्ट मार दो प्रॉफिट ही देते हैं, गिरते ही रहते हैं, बढ़ते हुए तो कभी दिखे ही नहीं। जब भी आपको लगे शुगर सेक्टर किसी भी न्यूज पे 10-15-20% भाग गया, उसी दिन शॉर्ट करके बैठ जाओ, 2-3 महीने वापस 20% गिर जाएगा। ठीक है, शुगर सेक्टर एक ऐसा है सदाबहार नेगेटिव। बल्कि मैं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ शुगर सेक्टर की कोई फ्यूचर वाली 2-3 कंपनी उठाऊं और उनकी कॉल्ले बेच के बैठ जाऊं करंट की, कभी लॉस होगा ही नहीं, वो बढ़ता ही कभी नहीं है ना। करंट की कॉल्ले बेचूंगा, बाकी देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री लाइफ साइकिल स्टेज आपको समझ में आ गई होगी। पेपर में इन स्टेज पे क्वेश्चन आएंगे। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है तो आप बताओगे हाई इन्वेस्टमेंट होता है, लो कंपटीशन होता है। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है तो आप बताओगे इंक्रीजिंग डिमांड होती है, न्यू एंट्रेंट आ सकते हैं। मैच्योरिटी स्टेज में आप बताओगे स्टेबल प्रॉफिट हो जाते हैं, और डिक्लाइनिंग स्टेज में आप बताओगे डिमांड रिड्यूस होकर एग्जिट ऑफ फर्म शुरू हो जाता है और प्रॉफिट भी थोड़े कम होने लगते हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछिए, वरना आगे बढ़ता हूं। कोई क्वेरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेना चाहिए। फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए आप क्या करोगे, रिवेन्यू की ग्रोथ क्या है ये पता करोगे, इबिट्टा कितना है आपका और प्रॉफिट मार्जिन कैसे है, और दूसरी कंपनियों के कैसे है, और आपकी इंडस्ट्री में इनकी ग्रोथ है कि नहीं, सारी कंपनियों के कैसे है। अगर दूसरी कंपनियां कमा पा रही हैं तो आप भी कमा ही लोगे। कॉस्ट स्ट्रक्चर चेक कर लेना, फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी, आपके पास इतना बजट है कि नहीं, ये भी चेक कर लेना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख लेना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देख लेना, कंपेयर टू इन्वेस्टेड कैपिटल आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि यहाँ प्रॉफिट मार्जिन अच्छे है, मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, तो ही काम करना। फाइनेंशियल एनालिसिस आप कर लेना। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट चेक कर लेना, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो पूरी कर लेना, उसके बिना मत करना, वरना नोटिस आ जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। जैसे कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, मान लीजिए आपको कोई ऐसी कंपनी बनानी जिसमें धुआं ज्यादा निकलता है, तो गवर्नमेंट के रूल है ऐसी कंपनी अपना कारखाना कहाँ लगाएंगी, ऐसी जगह पर लगाएंगी जहां पर पब्लिक कम रहती हो, मतलब जंगल में, या फिर जहां पर लोग रहते हैं थोड़ा दूर। तो स्पेसिफिक जगह होती है उनके लिए, वहीं पर आप अपनी फैक्ट्री लगा सकते हो। तो अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन ऐसा है तो करना पड़ेगा। जैसे आजकल एक रेगुलेशन आ गई है, अगर किसी को गाय भैंस पालनी है तो तुम कॉलोनियों में नहीं पाल सकते, गाँव में ही पालनी पड़ेगी। तो हमारे शहर में से जिन्होंने डेयरी खोल रखी थी ना गाय भैंस की, उन्हें कहा है कि गाय भैंस नहीं पाल सकते, दूध बेच सकते हो, गाय भैंस अपने गांव में जाके पाल लो। तो वो गांव में ले गए अपने सारी गाय भैंस और फिर वहां से पाल रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग रेगुलेशन है हर जगह की, तो वो रेगुलेशंस चेक कर लेना, उसके बाद ही बिजनेस शुरू करना, ये बताता है। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, टैक्स कंप्लायंसेस चेक कर लेना। कोई आपको
कोई आपको वहां से कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है तो वो करा लेना। की प्लेयर एंड मार्केट शेयर, सबसे पहले चेक कर लेना इस वाले काम की की प्लेयर कौन है, टॉप कंपनीज उनके बारे में डाटा इकट्ठा कर लेना, मार्केट लीडर कौन है एंड देयर स्ट्रेटजी, उनकी स्ट्रेटजी क्या है। अब मान लो रिलायंस जियो जैसा कोई बंदा आके बैठ गया, भैया मैं तो फ्री में ही दूंगा, तो सारी कंपनी बर्बाद हो ही जाएंगी। तो चेक कर लेना जो मार्केट लीडर है उसकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, उसकी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके की है कि आपको बर्बाद ही कर देगी, तो भैया वो काम मत करना। मार्केट शेयर और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और ये वाला परसेंटेज हेल्ड बाई टॉप प्लेयर की मार्केट शेयर कितना है, और आप किसका मार्केट शेयर काट सकते हो, ये भी पता कर लेना कौन सी कंपनी के पास मार्केट शेयर कितना है। मार्केट शेयर तो सबको पता है क्या होता है, किसी को नहीं पता है तो बोलो। सर मतलब समझ लीजिए इंश्योरेंस में अगर स्टार का है तो उनका मार्केट शेयर ज्यादा है बाकी कंपनी से, ऐसे वैसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपको पता है भारतीय एयरटेल 20 to 30% मार्केट शेयर रखती है, जियो भी 30% रखती है, आइडिया 10% रखती है, और बचे हुए 20-30% में बहुत सारी कंपनियां छोटी मोटी। क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर का मतलब यही नहीं है जो आप मोबाइल यूज करते हो, टेलीकॉम सेक्टर का मतलब वो भी है जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, टेलीकॉम सेक्टर का मतलब वो भी है जो बड़ी बड़ी फर्म के सिर्फ सर्वर हैंडल कर रहे हैं। ये सब कुछ टेलीकॉम से रिलेटेड ही होता है ना। HPCL भी टेलीकॉम कंपनी है, इसका नाम आपने सुना भी नहीं है। HPCL नहीं, HFCL, ये भी टेलीकॉम कंपनी है, इसका नाम आपने आज तक सुना भी नहीं है। हिमाचल में बहुत चलती है ये, अगर आप हिमाचल में जाके इंटरनेट कनेक्शन लोगे तो HFCL का ही मिलेगा आपको। तो ये कंपनियां बहुत सारी हैं, तो उनके पास भी मार्केट शेयर है। तो आपको अपनी नई कंपनी शुरू करने से पहले ये पता करना पड़ेगा मैं कौन सी कंपनी को टारगेट करूंगी, किसकी स्ट्रेटजी वीक है, मैं अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाऊंगी कि उस कंपनी का मार्केट शेयर मेरे पास आ जाएगा। अब अगर आप मान लो हिमाचल में काम करो तो आप वोडाफोन के ग्राहक थोड़ी तोड़ोगे, आपको HFCL के तोड़ने पड़ेंगे। तो आपको HFCL की स्ट्रेटजीज के बारे में पता होना चाहिए, तो आपकी स्ट्रेटजी HFCL से अच्छी होनी चाहिए, तभी आप हिमाचल में कामयाब हो पाओगे। वहां पर एयरटेल पे एयरटेल नहीं है, HFCL के ज्यादा ग्राहक है। ऐसे ही अगर आप दिल्ली जाओगे तो आपको वहां पर एयरसेल जो पहले चलता था, जो अब उन्होंने खरीद लिया टाटा वालों ने, टाटा टेली ने, तो एयरसेल के आपको ज्यादा ग्राहक मिलेंगे दिल्ली में इंटरनेट के। एयरसेल आज तक चल रहा है दिल्ली में, हमारे यहाँ तो खत्म हो गया, दिल्ली में चल रहा है एयरसेल, डोकोमो, ये सब टाटा टेली में मर्ज हो गए। जी कुमार, अच्छा अभी भी आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर आउटलुक एंड ट्रेंड चेक कर लेना, रिस्क असेसमेंट कर लेना। चलो अगला आ गया मिशेल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पोर्टर्स 5 4 मॉडल यहाँ पर दोबारा से लिखी है मैंने, वही चीज थोड़ा सा और समझा लिखी है, ये आप खुद पढ़ेंगे। मैंने जो आपको समझाया था उससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर केस स्टडी, ये समझा देता हूँ। देखो मैंने केस स्टडी आपके लिए कुछ के बिल्कुल करंट सिचुएशन में बनाई है, जियो पे, तो बढ़िया मजा आएगा इसे पढ़ने में। पढ़ते हैं केस स्टडी, इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में बनाई है, जियो मार्केट। उस टाइम ये नई नई आई थी जब मैंने बुक लिखी थी ना ये वाली, तो उस टाइम नया आया था जियो, आती साहब तहलका मचा दिया था, उसी टाइम मैं रहा था, तो मैंने जियो पे बना दी थी। तो आप इसे आज के हिसाब से मत पढ़ना, आप सोचो जब जियो नया नया और फ्री में दे रहा था सब कुछ, तो तब किसी ने इसे सोचकर कैसे बनाया होगा, उस टाइम पर आपके मन में क्या मैंने लिखा है इसके अंदर। अब तो आपको सब पता लग गया क्या हुआ, लेकिन ये लिखी हुई है तो देखो कैसे लिखी होगी। पहला इंडस्ट्री ओवरव्यू क्या है, मेजर प्लेयर कौन था, तो रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL, 4 थे। मार्केट डायनामिक्स क्या थे, हाई कंपटीशन था, प्राइस बढ़ थी, रैपिड टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन, 4G आ रहा था उस टाइम पर, उस टाइम 4G आ रहा था और आपका 5G भी आ रहा था, तो टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन रोज रोज बदल रहे थे। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट 4G एंड ऑप्शन हो रहा था, इंटरनेट ड्रिवन सर्विसेज आ रहे थे। उस टाइम पर कॉलिंग के पैसे लगते थे, लेकिन धीरे धीरे इस चीज पे लोग आ रहे थे कि अब हम डाटा ज्यादा यूज करेंगे। चलो पोर्टर 5 मॉडल में टेलीकॉम इंडस्ट्री पे लगाकर बता रहा हूँ। पहला थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट, देखो नए एंट्रेंट एकदम से नहीं आ सकते, लो है, नए बंदे एकदम से नहीं आ सकते। रीजन क्या है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए फॉर स्पेक्ट्रम लेने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइसेंस लेने के, तीनों ही चीजों के लिए पैसे ज्यादा चाहिए। गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत ज्यादा है एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है ट्राई की। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा, उसे लेने में टाइम लगता है, तो नए बंदे एकदम से नहीं आ पाएंगे। ब्रांड लॉयल्टी, एग्जिस्टिंग प्लेयर जो चारों है ना उनकी ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज्यादा है, पांचवा प्लेयर आ भी गया तो चल नहीं पाएगा। एस्टैब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन, जो 4 कंपनियां हैं उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एस्टैब्लिश कर लिया है, इनके सिम हर दुकान पर बिक रहे थे उस टाइम पर, और अगर कोई 5वीं कंपनी आएगी उसका सिम कोई ना लेना चाहता ना कोई बेचना चाहता, तो नई कंपनी आने के तो एंट्रेंट का थ्रेट तो बहुत कम है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा लो। लो सबको समझ में आ गया, कोई कहता है सर लो गलत है, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट है लो, किसी को लगता है सर नहीं लो नहीं है,
है ना लो? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सही है सर, लो ही है, बहुत बहुत मुश्किल है उसमें, मतलब कैपिटल इंटेंस है। हाँ तो लो ही बोलेंगे ना उसे, जब कोई आ ही नहीं पा रहा, हाँ लो है। सही है, सही आगे है, बढ़ते हैं। लो सही। अब इस पे जियो इम्पैक्ट क्या हुआ? जियो ओवरकम हाई एंट्री बैरियर। अब जियो आया, और आया कैसे? हाई एंट्री बैरियर के साथ आया, बाई लिवरेजिंग रिलायंस कैपिटल। उस रिलायंस कैपिटल से उधार उठाया, पैसा उठाया, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से भी पैसा उठाया। कैसे? जियो जो आया वो आया जियो टेलीकॉम वाला, लेकिन उसने उससे पहले क्या करा? रिलायंस कैपिटल से कहा और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से कहा, भैया तुम सारे में लीज डाल दो, सारे में फाइबर ऑप्टिक की केबल डाल लो पहले। तो उसने सारे में पहले फाइबर ऑप्टिक की केबल डाल दी। तो इन दोनों कंपनी से उधार उठाया और इनसे कहा तुम अपनी केबल डाल लो, और फिर फ्री में डालना शुरू कर दिया। इंट्रोड्यूस लो कॉस्ट डेटा, और एकदम से लो कॉस्ट डेटा के वो ले आया, फ्री वॉइस सर्विसेज ले आया, अट्रैक्टिंग मिलियंस ऑफ यूजर, और कई लाख कस्टमर एक महीने के अंदर इसने अपने पास कर लिए। आगे बढ़ते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर यहाँ पर मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब ना बहुत कम है, ना ज्यादा वीक है, ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फैक्टर्स, लिमिटेड सप्लायर है टेलीकॉम इक्विपमेंट की। अब इक्विपमेंट कहाँ कहाँ उनको बनाता है? एक तो नोकिया बनाता है, एरिक्सन बनाता है, जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं ना जो रिलायंस और टाटा को चाहिए, वो ये 3 कंपनियां बनाती हैं। तो लिमिटेड सप्लायर है। लिमिटेड सप्लायर होने की वजह से क्या होता है? जितने पैसे ये मांगते हैं कंपनियां दे देती हैं, लेकिन क्या है, आपस में कंपटीशन होने की वजह से ज्यादा नहीं मांग पाते। बार्गेनिंग पावर है, ना तो ये बहुत ज्यादा मांगते, ना ये बहुत कम मांगते कि लॉस ही हो रहा हो, ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है इन्हें भी, और काम चल रहा है। यानी कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर यहाँ पर मॉडरेट है, एवरेज है। हाई डिपेंडेंस ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जिसके नाम पे मिल गया तो मिल गया, कहीं और से नया तो मिल नहीं सकता। तो हाई डिपेंडेंसी ऑन स्पेक्ट्रम एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जिसको दे दिया उसका हो गया। स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। स्विचिंग कॉस्ट फॉर द सप्लायर कैन बी हाई। मान लीजिए आप पहले 4G के ग्राहक थे, मान लीजिए एयरटेल 4G के टावर लगा के बैठे, अब उसे 5G पे आने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। रिलायंस तो डायरेक्ट ही 5G लेके आई, तो रिलायंस ने तो आया ही, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये था कि सब 4G पे पड़े हुए थे, लोग अभी 4G भी अडॉप्ट नहीं कर पाए, तो डायरेक्ट 5G लेकर आई। यही कारण था कि रिलायंस चल गई। भाई एयरटेल अभी 3G से 4G पे भी शिफ्ट नहीं हुआ था। वोडाफोन आइडिया तो बेचारे 3G पे पड़े हुए थे, BSNL तो बेचारा 2G पे पड़ा हुआ था, है ना। एकदम से रिलायंस आई सीधा 5G लेके, है ना। कैसे आई? भाई एयरटेल वगैरह के पास पैसे ही नहीं थे, उन्हें कोई लोन देने को तैयार नहीं था। रिलायंस के पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसने क्या करा? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लिया, रिलायंस कैपिटल को कहा भाई तुम लगाओ मेरी तरफ से पैसा, और उन्होंने पैसा लगा के सब कुछ जल्दी जल्दी कर दिया। उनका पैसा था अपना, उन्होंने जल्दी जल्दी सब कुछ तैयार कर दिया, और उन्होंने 5G को इंट्रोड्यूस कर दिया। लोग अभी 4G भी नहीं कर पाए थे अपने आप को, ये 5G लेके आ गया। यही रीजन है कि रिलायंस आते ही सार नंबर 1 प्लेयर बन गया। आज के टाइम पर अगर मैं आपको बताऊं तो एयरटेल नंबर 1 पे है और रिलायंस नंबर 2 पे है। अगर किसी के मन में हो कि रिलायंस नंबर 1 पे आ गया, इतना कुछ करने के बाद भी वो एयरटेल को पीछे नहीं कर पाया। सर एयरटेल इसमें आगे है काफी, हाँ, एयरटेल रिलायंस मार्केट बहुत आगे है। आगे। दूसरा, मेरे पास एयरटेल के 2 सिम है, और मैंने आज तक एक भी सिम रिलायंस जियो का नहीं लिया। तो जो बढ़िया पेइंग कस्टमर वाला है ना, जो बढ़िया पेइंग कस्टमर है, वो एयरटेल को छोड़कर नहीं गया। तो बिल्कुल फ्री 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 चाहिए गांव वाले या स्टूडेंट्स, है ना, जिन्हें इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता मैं चेंज कर रहा हूँ अपना नंबर, वो फटफट एयरटेल पे एयरटेल की सिम तोड़ के फेंक की, चल भाई रिलायंस का ले लो। क्योंकि शुरुआत में तो पोर्ट भी नहीं आया था, सबने अपनी सिम तोड़ तोड़ के फेंकी, एयरटेल वगैरह या इधर उधर की वोडाफोन की। वो बंदे हैं जिन्हें नंबर से फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन जो हाई पेइंग कस्टमर है, जो महीने में 1000-2000 का रिचार्ज करा लेते हैं, वो आज भी एयरटेल के पास है, ठीक है ना। जियो के पास गया ही हुआ है, अरे यार एयरटेल वाला 400 में था रिचार्ज, जियो वाला 250 में था, मैं तो 250 दूंगा, और 150 बचाने के लिए चला गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब जियो की स्ट्रेटेजी क्या थी इसमें? जियो की स्ट्रेटेजी ये थी नेगोशिएटेड बल्क कॉन्ट्रैक्ट। बल्क कॉन्ट्रैक्ट लिए विद ग्लोबल। जियो ने क्या किया? सारी मशीनें बल्क में खरीद दी, लोअरिंग प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। इससे क्या होगा? उसको मशीनें सस्ती मिल गई। इन्वेस्टेड हेविली इन फाइबर नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिक अपना बना लिया। रिड्यूस डिपेंडेंसी, अब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उसे टावर वावर लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसे सारे में अपनी केबल ही बिछा दी। ये काम करने में भी औरों को टाइम लग रहा है, उसने पहले ही बिछा बुछू के सबसे आगे आके खड़ा हो गया। ये जियो की स्ट्रेटेजी थी कि लोग मेरे को कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, जो स्पीड मैं दे दूंगा वो कोई दे ही नहीं पाएगा। लेकिन एयरटेल ने अपनी 4G से भी उतनी ही स्पीड दे दी, और एयरटेल ने फाइबर ऑप्टिक भी जल्दी जल्दी बिछा लिया था पहले ही, तो उससे भी उसे मिल गया। तो यहाँ पर एयरटेल ही उसे कम्पीट कर पाया और कोई कर ही नहीं पाया। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बायर कौन है? हम लोग, कस्टमर, ये बड़ा हाई है। 50 रुपए जैसे ही कोई कम करता है ना, हम एकदम स्विच कर जाते हैं एयरटेल छोड़ के सीधा जियो में। यहाँ पर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर बहुत ज्यादा है, यही कारण है कि कंपनियों के मार्जिन कम है। फैक्टर, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, कंज्यूमर विद मल्टीपल ऑप्शन, के ऑप्शन भी बहुत है। लो स्विचिंग कॉस्ट, स्विचिंग कॉस्ट कुछ है ही नहीं, 50-50 रुपए में सिम मिल रहा है।
बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर, और अब तो एमएनपी भी आ गया, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी भी आ गई, तो और टेंशन हो गई। अब इसमें जियो की स्ट्रेटजी क्या थी? जियो की स्ट्रेटजी ये थी कि मैं फ्री डेटा दूंगा और वॉइस सर्विस भी दूंगा इनिशियली, रिड्यूसिंग कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इसके बदले क्या होगा? मुझे कोई ऐड नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, मुझे 1 रुपए का भी ऐड है ना, और मेरे को कस्टमर मिल जाएगा फ्री में। जितना खर्चा मैं ऐड पे करने वाला था उतना मैंने फ्री बांट दिया, और जब 2 4 6 मैंने फ्री बांट लिया, उसके बाद उनसे पैसे शुरू कर दिए, जो पैसे जो मैंने लिए लेकिन वो और कंपनियों से कम थे, तो कस्टमर कह रहा चलो और से तो कम ही है ना, तो दे दिया उसने। क्रिएटेड अ वैल्यू प्रोपोजिशन बाय बंडलिंग कंटेंट एंड डिजिटल सर्विस। और उसने क्या करा? पहले फ्री में सिम बांटे, फ्री में सिम बांटने का उसके बाद डेटा आ गया। डेटा आ गया तो सब बंदों को कॉल कर करके कहा, सर आप अपना इंटरनेट का कनेक्शन भी तो यूज कर ही रहे हो, मैं आपको क्या दूंगा? फाइबर ऑप्टिक दूंगा, आपके घर में टीवी भी चलेगा, आपका इंटरनेट भी चलेगा, और एक उसके साथ मोबाइल भी दूंगा, वो भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, और 600 रुपए में। तो उसके बाद जो डेटा आया उससे उसने डिजिटल बना के बेचना शुरू करे, और धीरे 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 कस्टमर एक्विजिशन करा उसने। किसमें? फाइबर ऑप्टिक में भी कर दिया, अपने जियो के सेटअप बॉक्स में भी कर दिया, अपने इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी, सब चीजों के लिए उसने एक साथ कर दिया। ठीक है, और अब आगे क्या कर रहा है? ऐप लिया है, जियो होस्ट हॉटस्टार की ऐप लिया है, वहां पर भी अपना कस्टमर एक्विजिशन कर रहा है। जी सूर्यवंशी जी बोलिए। सर इससे जो डीटीएच वालों का बिजनेस है ना, वो बहुत इम्पैक्ट हुआ है। हाँ, खत्म ही हो गया, खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रीड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट, मॉडरेट। देखो सब्स्टिट्यूट बहुत है, जैसे अब ये जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, इन्होंने कॉलिंग पे पैसा कमाते थे, लेकिन ये व्हाट्सअप आ गया, व्हाट्सअप ने क्या करा? फ्री में कॉलिंग होगी शुरू, स्काइप आ गया, जूम आ गया, वीडियो कॉल शुरू हो गई। तो ये उस टाइम पे लिखा था मैंने, जब तक वीडियो कॉल इतनी चलती नहीं थी, अब तो वीडियो कॉल चलती है, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इन्हीं पे चलती है, बल्कि व्हाट्सअप वगैरह पे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन रिमोट एरिया, और रिमोट एरिया में सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी आ गया है अब। अब इसमें जियो ने क्या करा? जियो ने लॉन्च कर दिया जियो फाइबर टू कैटर द ब्रॉडबैंड एंड डिजिटल सर्विस। ने क्या करा? डिजिटल सर्विस ही उठा ली। इसने क्या करा? व्हाट्सएप वगैरह का कंपटीशन नहीं बना, ये सीधा इंटरनेट ही सर्विस का कंपटीशन बन गया। इसने कहा इंटरनेट ही मेरा चलेगा, वो कह रहा व्हाट्सएप तुम चलाओ, वो तो चाहता है व्हाट्सएप ज्यादा चले, लेकिन व्हाट्सएप चलाने के लिए जो इंटरनेट चाहिए वो मेरा यूज होगा। उसने कंटेंट कर दिया फोकस ऑन कंटेंट इकोसिस्टम। जियो टीवी, जियो सिनेमा ले आया टू रिड्यूस सब्स्टिट्यूशन रिस्क। सब्स्टिट्यूशन रिस्क ही खत्म कर दिया, हर चीज अपनी ले आया। कह रहा तुम मूवी भी मेरे पे ही देखो, सेटअप बॉक्स भी मेरा ही चलाओ, इंटरनेट भी मेरा ही चलाओ, फोन भी मेरा ही चलाओ, और भैया इन्हें खरीदने के लिए टीवी खरीदोगे वो भी मेरा ही खरीद दो। अब इसने टीवी भी निकाल दिए, अभी अपने हर कंज्यूमर को फोन करके और मैसेज करके बोल रहा है मेरे टीवी खरीद दो, और लोग खरीद भी रहे हैं। इंडस्ट्री राइवलरी बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। जियो डिस्ट्रप्शन आ गया था, क्या एग्रेसिव प्राइसिंग लाया था, वो डिस्टर्ब कर दिया था मार्केट इक्विलिब्रियम को, फोर्स्ड कॉम्पिटिटर हो गया था टू कट प्राइसेस, इंप्रूव्ड सर्विस ऑफरिंग, बहुत कुछ अच्छा करना पड़ा भाई, स्पीड बढ़ानी पड़ी लोगों को, प्रॉफिट अपने रेट कम करने पड़े, कंसोलिडेशन ऑफ वोडाफोन और आइडिया। वोडाफोन और आइडिया को तो बेचारे को मिलना पड़ा आपस में, वरना दोनों ही खत्म हो जाते, अब भी खत्म ही हो जाएंगे। जियो की एग्रेसिव एंट्री की वजह से ऐसा हुआ था। इम्पैक्ट, कंक्लूजन, देखो जियो के एंट्री से सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ, ऑल्टर द इंडस्ट्री डायनामिक पूरे के पूरे चेंज हो गए बाय लिवरेजिंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड ऑफरिंग डिस्रप्टिव प्राइसिंग। प्राइसिंग कम करने की वजह से सब कुछ बदल गया, हाई कॉम्पिटिटिव राइवलरी हो गई, लो एंट्री हो गई, थ्रेट्स फॉरवर्ड इनकम्बरेंट्स हो गए, जियो की इनोवेशन बैरियर्स एंड रीशेप द टेलीकॉम मार्केट। टेलीकॉम मार्केट ही बिल्कुल बदल गई। टेक अवे क्या है इसमें जो आपको सीखने को मिला? वो ये था, जियो एक्सप्लॉइटेड वीक सप्लायर, जो वीक सप्लायर तो उनका फायदा उठा लिया जियो ने, निपटाई दिया। एंड बायर कंट्रोल, और बायर कंट्रोल भी कर ले। यूज्ड प्राइस डिस्ट्रिब्यूशन, प्राइस डिस्ट्रिब्यूशन का यूज करके एक्सपेंडेड हॉरिजॉन्टली टू डोमिनेट द इंडियन टेलीकॉम स्पेस। हॉरिजॉन्टली मतलब उसने अपवर्ड इंटीग्रेशन किया, मतलब वो पहले सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी थी, अब वो उसमें डीटीएच में भी आ गई, वो टीवी भी बेच रही है, सेटअप बॉक्स भी बेच रही है, इंटरनेट भी प्रोवाइड कर रही है, उसने अपने आप का एक्सपेंशन कर लिया। चलो कैसा लगा ये वाला केस लॉ? सही सर। और इसमें बीएसएनएल क्या हो, बीएसएनएल क्यों कॉम्पीट नहीं कर रहा है? बीएसएनएल को फाइबर ऑप्टिक के लिए पैसे ही नहीं मिले, गवर्नमेंट पैसा लगा देती तो वो भी कंपटीशन में जाती। गवर्नमेंट ने क्या करा? पैसा बीएसएनएल में लगाने की जगह आइडिया में लगाया। आइडिया और वोडाफोन तो कब की खत्म हो गई थी। गवर्नमेंट ने सोचा वोडाफोन पे पैसा लगा के फायदा नहीं है, सरकारी एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट देखो प्राइवेट सेक्टर पे जाना चाहती है। गवर्नमेंट कल को क्या करेगी? देखो वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट का स्टेक है, कल को क्या करेगी? वोडाफोन आइडिया अगर नहीं चल पाई तो गवर्नमेंट उसे टेक ओवर कर लेगी बहुत कम रेट पे, और टेक ओवर करने के बाद बीएसएनएल उसके अंदर टेक ओवर करेगी, तो अल्टीमेटली बीएसएनएल हो जाएगी आइडिया, वोडाफोन आइडिया, और बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए वो टेलीकॉम सेक्टर की जो बीएसएनएल को है उसे प्राइवेटाइज कर देंगे। ये उनका सर फ्रॉड भी बहुत हुआ ना कांग्रेस टाइम पे।
जो भी 2G स्कैम था, हाँ बिल्कुल उसमें BSNL उसमें साफ हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल और मिनिस्टर के घर में कितने कितने लाइंस थी सर। बीएसएनएल ने, मैं आपको बताता हूँ बीएसएनएल, सन टीवी मारो, सन टीवी वाले सर, हाँ सन टीवी। सन टीवी ने भी बहुत फ्रॉड किया, वो तो कांग्रेस की थी, हाँ वो तो कंपनी कांग्रेस के उसकी है, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर की है, और उसमें भी बहुत फ्रॉड हुआ जी एंटरटेनमेंट में, वो था ना उसमें सुभाष चंद्रा सर। चंद्रा, वो भी कांग्रेस से उसके तार जुड़े हुए हैं, तो तीनों जगह पर फ्रॉड था, बीएसएनएल, सुभाष चंद्रा और अपना जी टीवी वाला। जी टीवी सुभाष चंद्रा। 500 रुपए का शेयर 100 रुपए पे चल रहा है। मैंने लिया था जी टीवी का शेयर लगभग 100 रुपए पे जब आया, और फिर जब वो 180 बेच दिया, तब ये सर वो कांग्रेस का, बीजेपी का भी आदमी था ना सर, बाद में बीजेपी ने उसको हटा दिया। हाँ 100 रुपए पे लिया था मैंने झील का शेयर, जब ये वाली न्यूज आई कि उसका रिलायंस का अमलगमेशन हो रहा है, तो अमलगमेशन की न्यूज के चलते चलते रोज 10-10 5 रोज बढ़ने लगा, मैं भी पकड़ के बैठा रहा, 100 रुपए का लिया 180 पे बेच दिया। फिर जैसे ही अमलगमेशन की न्यूज आनी थी, मुझे कंफर्म था अमलगमेशन तो होगा ही होगा, और अगर अमलगमेशन हो जाता तो 400 रुपए जाता शेयर, मैंने उसे 180 पे 4-5 लॉट ले लिए, और भैया अगले दिन जब जियो ने उसका अमलगमेशन तोड़ा, तो मुझे 180 के 4-5 लॉट लिए तो 100 पे बेचे मैंने, प्रॉफिट लिया था मैंने 100 से 180 जाने पे 3 लाख का, लेकिन जब 180 से 100 वापस गया तो लॉस किया मैंने 10 लाख का। एक केस लॉ और है, ये आप खुद पढ़ेंगे, केस लॉ बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करके बनाया, आप पढ़ लेना। एप्लीकेशन ऑफ पोर्टल 500 स्मार्टफोन इंडस्ट्री, एप्पल पे बनाया मैंने ये, एप्पल वर्सेस कॉम्पिटिटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप खुद पढ़ेंगे, ये पूरा पढ़ लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मैं कल बताऊंगा, आज के लिए इतना ही रखेंगे, और ये क्वेश्चन है इसके पीछे, ये आप कर लेंगे, चैप्टर मेरा खत्म हो गया शायद, ठीक है। ये सारा चैप्टर अब जो बच गया ये मैं पढ़ाऊंगा, आपने बस ये क्वेश्चन करने हैं यहाँ तक, ये जो इससे रिलेटेड एनालिसिस से पास, ये यहाँ तक करने हैं। ये पेस्टल एनालिसिस मैं पढ़ा चुका हूँ, ये भी आप दोबारा पढ़ लेंगे, ये पेस्टल एनालिसिस है ना। अब ये बीसीजी मैं कल पढ़ाऊंगा, बस यहाँ तक आपको पढ़ के आना है। बीसीजी मैट्रिक मैं कल पढ़ाऊंगा, यहाँ तक आपने पढ़ के आना, और इसके जो बीच बीच के क्वेश्चन है करके आना है। कोई क्वेरी हो तो बोलिए। चलिए आज के लिए इतना ही फिर। नहीं, एक क्वेश्चन सर, कल मार्केट क्यों गिरा सर? मेरे हिसाब से तो एक्सपायरी मूव है। अच्छा, या फिर ये चुनाव के कारण हो रहा है सर? अरे इसे गिरना थोड़ी बोलते हैं 100-150 पॉइंट को, तो मार्केट 150 पॉइंट ऊपर नीचे तो होती रहेगी सर, लेकिन अभी तो इसका 27,000 की तरफ जाने का था, ये मतलब स्लिप हुआ है या क्या चीज हो सकती है? इंटैक्ट है मेरे टारगेट, 2 महीने में 27,000 जो बोला था वो होगा। अभी मेरा बताए हुए टाइम में 1 ही महीना हुआ है, 1 महीना और बचा है। सर अभी LIC ले रखे रहना चाहिए सर। हाँ LIC मैंने होल्ड कर रखा है, प्रॉफिट में है मेरा, दो टारगेट पूरे हो गए हैं, चारों टारगेट अभी सर 902 पर क्लोज हुआ है, 905 पर वापिस आ गया वही पे, हाँ 900 पे आ गया वहाँ। बढ़ जाएगा, मार्केट गिरी थी इसलिए गिर गया है। देखो मैं बहुत लंबा, सर एक बार बताया था आपने, हाँ शक्ति पंप बताया था ग्रुप में, शक्ति पंप तो नहीं बताया। सिप्ला क्या लग रहा है? सिप्ला का था सर, सिप्ला तो बहुत गिर गया, सिप्ला तो 100 रुपए गिर गया वहां से। सिप्ला होल्ड है मेरा, सिप्ला मेरा होल्ड है, लेकिन सिप्ला में स्टॉप लॉस मान लीजिए हो गया, क्योंकि 100 रुपए अगर कोई चीज गिर रही है तो स्टॉप लॉस ही हो गया, अब क्या बढ़ेगा, है ना। 10% हो गया लगभग से। लेकिन मेरा सिप्ला होल्ड है, और मैंने एवरेज भी कर लिया है, मेरे पास 4 लॉट है सिप्ला के एक अकाउंट में, मतलब मैं सर आप फ्यूचर में लेके बैठे हैं क्या सर उसका? फ्यूचर में अच्छा मेरे को हो रहा है लगभग 1.5 से 2 लाख का लॉस हो रहा है, 4 लॉट है मेरे पे, एवरेज हो गया लेकिन अब मेरा, तो मैंने एक सर, लेकिन उसकी न्यूज है, उसने एक कंपनी को हायर किया, मैंने ग्रुप में डाला भी था। पूरी कंपनी खरीद ली है, लेकिन 3 दिन पुरानी न्यूज है, और बहुत छोटी कंपनी है जो खरीदी है, इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका। 110 करोड़ में, 110 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता सिप्ला के लिए, सिप्ला के लिए 110 करोड़ की तो उसकी एक दवाई बिक जाती है साल भर में। सर ग्रो का IPO लेना चाहिए क्या? कंपटीशन बहुत ज्यादा है पूरी इंडस्ट्री में, ये भी डिक्लाइनिंग स्टेज में है ब्रोकर इंडस्ट्री। सर अभी लेंस कार्ड में सर 28x हो गया, और उसका वैल्यूएशन 70,000 करोड़ लगाया उन्होंने, बना रहे लोग, क्या मतलब ब्रिटिश इन्वेस्टर्स मरे जाते हैं। पेटीएम की तरह बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ
ये कुछ नहीं। और सर इसमें तो म्यूचुअल फंड वाले खरीद रहे हैं सर, अगर आप सैफ अली खान की बेटी ने भी वो बोला ना कि ये इन्वेस्टर की ये कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा बता रहा है ये अपनी कंपनी का, और ऐसे प्रॉफिट लेना ये गलत बात है। उसने भी किया, उसने लगाया नहीं है। अरे ये इनके अपने ही बंदे हैं जो खरीद लेते हैं। जब मान लो इनकी कंपनी तो है ही ना, ऑफर फॉर सेल ही तो है, अपने पास ही पैसे जाने हैं। ये कहते हैं भैया हमारी कंपनी को तू 1000 की चाहिए, तू 4000 में खरीद, पैसे अपने पास ही दे दिए, बाद में धीरे आप ही लोगों को फंसा के चले जाएंगे। भाई कुछ लोग तो अभी फंस जाएंगे जो खरीद ले होंगे, जिन्होंने आईपीओ सब्सक्राइब कर लिया, कुछ को ये फंसा देंगे धीरे धीरे करके, धीरे धीरे अपना प्रॉफिट अपलोड कर देंगे, ऑफलोड कर देंगे। लोगों के मन में आता है यार इसका आईपीओ 800 रुपए में आया था, अब 400 हो गया, अब तो सस्ता है, 400 में खरीद लेते हैं। ये 400 बेच के निकल जाएंगे, आइटम तो 100 रुपए की है, ये उसे 800 से 100 पे ले आएंगे अपना धीरे धीरे, और अपना सारा इसके सर वैल्यू हाँ जी 70-80 रुपए शेयर प्राइस होता तो एक ठीक भी था। इन्होंने 380 रुपए कुछ मतलब 400 रुपए के आसपास परचेज हुआ होगा सर। गलत है मेरे हिसाब से भी। इसकी वैल्यू 70-80 भी नहीं, चलो मैं कह रहा हूँ 150 भी होती तो ठीक थी। सर इसमें सेविंग कुछ नहीं करती है क्या सर? ये इन्होंने जो लास्ट क्वार्टर लास्ट ईयर में दिखाया ना